एड्रेस करना चाहते हैं। अब इसमें मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, और हमने सैलाब में भी देखा है। फाज साहब ने पहले जिक्र किया कि जो है वो पीडीएमए और एनडीएमए हमने इदारे तो बना दिए हैं, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इन्वॉल्व होती है। सो ये जो मल्टी लेयर्ड रिस्पॉन्स है जो एक डिजास्टर का जो है वो होना चाहिए, उसमें आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये जो इदारे हैं, एक तो एनडीएमए, पीडीएमए, और फिर जो क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, इनकी कोऑर्डिनेशन को आप किस तरह से देखते हैं, और व्हाट नीड डू यू सी कि हमारी पॉलिसी लेवल के ऊपर हमें मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है, या हमारा एग्जीक्यूशन का मेन इशू है? तो ये जो दो चीजें हैं, इनको जरा पहले पहले फाज साहब से जरा मैं पूछ लेता हूँ, फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफीक साहब, आप जरा इसको एड्रेस कर दीजिएगा। जी सर। जी थैंक यू जी अजहर साहब। मैं आपके आपके सवाल के जवाब से पहले मैं कुछ सेकंड लूंगा जो डॉक्टर साहब ने बात की कि कॉप कॉप की COPs की बात की। तो मैं जी लीस्ट डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है UN के अंडर, और मैं उनका एडवाइजर हूँ। तो मैं हर कॉप जो है अटेंड करता हूँ। तो बाहर नहीं रहता, मैं निगोसिएशन रूम के अंदर रहता हूँ, जो जहाँ पे हार्डकोर निगोसिएशन हो रही होती है। तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ। तो जी उस हवाले से जो आपने लॉस एंड डैमेज की बात की है, तो ये वाकई बहुत इश्यू है। COP26 में भी बहुत था, अभी जून सेशन हुआ जी बॉन में, उसमें ये बहुत एक चीज है। और इसमें ये है कि लॉस एंड डैमेज उसको कहते हैं कि जो चीजें आपकी अडेप्टेशन या लिमिट्स टू अडेप्टेशन के बाहर जा रही हैं, वो चीजें जिनको हम अडेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त जी दुनिया 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कह रहा है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें कर्टेल करनी है टेम्परेचर। ऑलरेडी हम 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है। तो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड में जिसका पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन 0.3% है, और उन चीजों से हमने अडेप्ट नहीं किया, वो हमारी अडेप्टेशन नहीं है, तो उसको हमने कैसे एड्रेस करना। उससे जो चीज ऊपर चली जाएगी वो लॉस एंड डैमेज के जुमरे में आएगी। और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इस पे पुश कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज को एक नई विंडो फाइनेंस की ओपन की जाए। सिर्फ ये फाइनेंस नहीं होता, फाइनेंस होता है, साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। ये सारे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं जी कंपोनेंट्स। अच्छा, अब लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर साहब ये है कि एक एक फील्ड ऑफ साइंस है जो इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइंस है और ग्रेजुअली मिच्योर हो रही है। उसको कहते हैं एट्रीब्यूशन, क्लाइमेट चेंज एट्रीब्यूशन। क्योंकि सैलाब हमेशा से आ रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन लॉस एंड डैमेज का केस बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये कहें कि अगर ये इसकी इंटेंसिटी, एक पर्टिकुलर इवेंट की इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है, तो वो किस वजह से हुई, क्या क्लाइमेट चेंज का उसमें रोल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्लाइमेट चेंज एट्रीब्यूशन का एक फ्रेमवर्क है, पीयर रिव्यूड फ्रेमवर्क है, जो कि अप्लाई करते हैं। अच्छा, अभी हमने एक स्टडी की थी जो कि इंपीरियल कॉलेज लंदन ने जो है वो उसके लीड ऑथर थे। उसके बाद जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और हम लोग भी उसमें पाकिस्तान से भी मेरी कंपनी और मैं खुद भी उसमें को ऑथर था। अभी वो 2 दिन पहले आई है, उसके मीडिया ने भी काफी उसको कवर किया है। उसके मुताबिक जी 50 से 70% जो है ये रेनफॉल इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये प्लेट में रख के उन्होंने हमें एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि हम, और इससे पहले जो हीट वेव आई थी उसकी भी हमने इसी ग्रुप के साथ स्टडी की थी। ठीक है, उसने कहा था ये हीट वेव 30 टाइम्स मोर लाइकली हुई है इन अ वर्ल्ड विदाउट क्लाइमेट चेंज, व्हाट वी कॉल एज प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट्स हमें जी प्लेट में रख के रहमान साहब वो दे रहे हैं साइंटिस्ट। ठीक है, अब ये हमारे पे डिपेंड करता है ना, हमने क्या एक्शन लेना है, हमने अपना केस किस तरह डिलीवर करना है। और मैं थोड़ी सा एक्साइटेड हूँ इस दफा, क्योंकि एक ग्रुप अच्छा। है G77 प्लस चाइना का। ठीक है, और अच्छा। पाकिस्तान उसका चेयर है। बाय द वे, मैंने एक पिछले COP26 से एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया, वो आप लोग ये भी पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा हमारी कैसे परफॉर्मेंस होती है कॉप्स में। ये चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया। अच्छा, अब मैं G77 प्लस चाइना का पाकिस्तान चेयर है जी। और ठीक। पाकिस्तान और हाँ जी, और वो तकरीबन 144 कंट्रीज है उसमें। तो वो पाकिस्तान के पास वो पूरे डेवलपिंग कंट्रीज का नॉर्मली वो एक एजेंडा पॉइंट पे यूनानिमस नहीं उनकी वॉइस आती, लेकिन लॉस एंड डैमेज वो सारे यूनानिमस। अब ये जी हाई टाइम है पाकिस्तान का, और इत्तेफाक से पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी बनी है कि जिसकी वजह से हमारी जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं उनका भी डिप्लोमेसी का बैकग्राउंड है। तो जी इट्स अ हाई टाइम
हमारे लिए भी और मीडिया के लिए भी कि इसको हमने कैसे हाईलाइट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को, कि हम अपना केस प्रेजेंट करें, ठीक है, उस पर फंडिंग ले। अब जी हमने इनसाइड भी देखना होगा और आउटसाइड भी इनसाइड आपको क्वेश्चन से लिंक कर रहा है कि ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन नहीं थी वो डेफिनेटली लूप होल्स हैं जी हमारी। अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट्स इन प्लेस होती, अगर हमने जो एडेप्टेशन के ऑप्शंस, क्योंकि हमारी डायरेक्शन भी डिस्कशन की जो है वो जो डिस्कोर्स होता है हमारा हमारा पॉलिसी का, वो डिफरेंट तरीके से डाइवर्ट हो जाता है जी। इतनी बड़ी क्लैमिटी हो जिसने आपको 30 बिलियन का नुकसान कर दिया, तो उसका एक सिंपल आंसर नहीं होता जी। एक इसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच है, आपने देखना है कि कहाँ पे इंजीनियरिंग सोल्यूशन आपके जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कहाँ पे आपके नेचर बेस्ड सोल्यूशन हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिस्पांस क्या हो सकता है, आपकी जो गवर्नेंस है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जिसका आपने जिक्र किया, कि क्या हमें होलिस्टिकली देखना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम कुछ हफ्ते पहले आईएमएफ के सामने 1.17 बिलियन डॉलर की डील लेने के लिए वी वर नीलिंग बिफोर आईएमएफ जी, और अब जो है 30 बिलियन का हमारा नुकसान हो गया है। I mean, things are not adding up जी, for me at तो least they व्हाट are यू आर not। सजेस्टिंग इज फाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमें इदारों की और जरूरत नहीं है बल्कि हमें अपना होमवर्क जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो करना होगा। जी रहमान साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना होलिस्टिक अप्रोच बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम ये इंडिविजुअली, क्योंकि अक्सर मैं भी मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन किया था अब हमें क्या करना चाहिए, कि इसका सिंपल आंसर नहीं है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अच्छा आंसर है। हमने आउटसाइड भी देखना है, हमने इनसाइड भी देखना है। आउटसाइड हमने तैयारी करके जानी है, अच्छा। लोगों के सामने अपना केस प्रेजेंट करें। हम केस नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यानी कि 2 दफा तो पहले भी बेसिकली आपको लगता है कि हमारा जो नैरेटिव सेटिंग है और जिस तरह से हम अपना केस जो है वो बनाते हैं उस पर जो है वो हमें और काम जो है वो करना होगा। सो हाँ मैं जी वो कर। अगर क्विकली जरा डॉक्टर शफीक साहब से भी इस पर जो है वो इनपुट ले लूं। ये पॉलिसी मेकिंग हमने ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को और ये जो विफाक को जो है वो अलग अलग किया हुआ है, तो डॉक्टर साहब वो अब आपकी इस पर जो है वो क्या राय है? क्या डू यू थिंक सफिशिएंट apparatus जो है वो इन प्लेस है या फिर जो है वो हमें कोई कुछ और करने की जरूरत है? जी अहमद साहब, ये इसी सवाल पे थोड़ी देर पहले भी हम फाज साहब की बात पे बात कर रहे थे कि हमने बड़ी गलती की है नेशनल लेवल पे कि हमने इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट को प्रोविंशलाइज कर दिया। तो अब ट्रांस बाउंड्री चीजें चल रही हैं। हम जिस इनसिक्योरिटी का शिकार है उसमें एक तरफ हम अफगानिस्तान देखते हैं कि वी आर थ्रेटन्ड विद द रिड्यूस्ड इनफ्लोज ऑफ काबुल रिवर, कि वो उधर से चूंकि गुजर के आता है तो वो अगर उसको डैम कर लेते हैं या रोक लेते हैं या अपनी, उनके तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, बट वो एक खतरा हमारी तरफ अलग है। और इसी हवाले से, रिवर्स के हवाले से इंडिया हमारे साथ ये करता है कि चूंकि उनके कंजम्पटिव यूजेस वो नहीं कर सकते, लेकिन वो उसको पावर जनरेशन के लिए स्टोर जरूर कर सकते हैं। तो आम दिनों में हमारे जो ये 3 रिवर्स है, रावी, सतलज, ब्यास वगैरह, इनमें पानी नहीं आता बल्कि वो डेजर्ट बन गए। रहीम यार खान और बावलपुर के इलाके आप सब जानते हैं इसको। लेकिन जब पानी उन पे ज्यादा हो जाता है, यही रेनफॉल है ना, कंटिन्यूअस कंट्रीज हैं, 2 एक ही किस्म का वेदर सिस्टम है। तो जब पाकिस्तान में मानसून की बारिश होती है, ऑब्वियसली इंडिया में भी होती है। साल इंडिया में बड़े सैलाब आए, बांग्लादेश में भी आए, श्रीलंका में भी आए, छोटा मोटा नेपाल में भी आया। श्रीलंका की कंडीशन इस वक्त हमारी जैसी है, सो आप इमेजिन करें कि जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं। हम तो फिर एक बड़ा मुल्क है, श्रीलंका तो एक छोटा मुल्क है और वो सराउंडेड बाय सी भी है, तो बहुत सारे मसले हैं। लेकिन हमारी जो अब एनवायरनमेंट को हमने डिवॉल्व करने के बाद ये किया कि चूंकि मुआहदे फेडरल गवर्नमेंट करती है, जितने हैं मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उस पर फेडरल गवर्नमेंट साइन करती है, वो कर लेती है। लेकिन फिर सवाल यह है कि हम क्या बाकी लोगों, जैसे आईएमएफ पे अभी डील पे बात हो रही थी कि जी सूबे राजी नहीं होंगे तो कैसे होगा, तो यही चीजें एनवायरमेंट में मौजूद है। हम प्रोविंसेस को उस तरह लेकर लिंक करके नहीं चल रहे, हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। और हमारी जो ये मिनिस्ट्री है इसकी परफॉर्मेंस और हमारा जो एनडीएमए है पर्टिकुलरली, जिसने सारे को देखना था, मैनेज करना था। अच्छा, एक छोटा सा कमेंट और भी कभी कभी जहन में बात आ जाती है कि हम इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, हम इसको नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी क्यों नहीं कहते?
मैनेजमेंट से क्या मुराद है, क्या मैनेज कर रहे हैं हम डिजास्टर में, वो जो मैनेज कर रहे हैं वो तो हमें नजर आ रहा है। अगर इसका फोकस तब्दील किया जाए और इसको रीनेम किया जाए कि आप मिटिगेशन पे काम करें और ईयर राउंड इस पे काम करते रहें और इसको ले जाए नीचे लेवल्स पर, डिविजनल लेवल पर ले जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाए, ताकि हर जगह आपके पास एक मोबिलाइज करने के लिए एक फोर्स मौजूद हो, आपके पास रिसोर्सेज हो, आपके पास टेक्नोलॉजी हो। ये मतलब एक पॉइंट मैं इसमें चाहता था कि इस पे आप लोग भी अपनी राय दें। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है वर्ल्ड में हो रहा होगा, लेकिन हमें मिटिगेशन की ज्यादा जरूरत है कि हम उस पर तवज्जो करें। सो इनका फोकस शायद थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है और अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है। आई बिलीव बिलाल हैज सम क्वेश्चंस। सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी की जो आपने बात की कि हम कई किस्म की सिक्योरिटीज शिकार है, एक एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी है और वो इसी तरीके से आती है। देखिए पिछले दफा 2010 में सैलाब आया तो फौरी तौर से एक ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि ये हार्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक आर्टिफिशियली चीज क्रिएट की गई है। उतना बड़ा सैलाब 12 साल हो गया, अब दोबारा वही बात हुई, फिर नए सिरे से लोगों के आगे जी हम ये आर्टिफिशियली हमको टारगेट किया गया है किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके या नेचुरल। तो सारी दुनिया में एक काम हो रहा है। मैं आपको 4 मुल्कों को बताया ना, अफगानिस्तान वेस्ट में, फिर पाकिस्तान के बाद इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरी लाइन में हम 4 कंट्रीज पड़े हुए हैं और नेपाल थोड़ा सा इसी लाइन में ऊपर पड़ा है। ये सारे बैक वक्त सफर हो रहे हैं। इसी अरसे में आपने ईरान में भी देखा फ्लड आते हुए, इसी अरसे में आपने कतर में भी देखा, ओमान में भी देखा, कई सौ। मेरा ख्याल है रियलिटी है कि हम क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं और उसके बड़े मल्टी फैसेटेड और मल्टी जो डायरेक्शनल है उसके इम्पैक्ट्स हम पे आ रहे हैं। तो उसके लिए जो तैयारी की जरूरत है वो हमें नजर नहीं आती, हकीकत है। ठीक जी, जी बिलाल आप पूछिए जी। अब मेरा ख्याल है अब इस डिस्कशन को टुवर्ड्स कंक्लूजन जो है वो लेके जाते हैं। बिलाल प्लीज गो अहेड आप। यस सर, बस कंक्लूजन में एक क्वेश्चन है आई गेस मोइन की तरफ से। मोइन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? Sir, my question from Sir Shikur Rahman, sir. Is it possible for Pakistan to be a climate adapted country or not? With some exceptions, maybe yes we can, लेकिन ये कि we can't cover everything। ये जो इसके जो डिजास्टर के जो इम्पैक्ट्स है, देखिए हर 3-4 साल के बाद एक साइकिल ड्राउट की आ जाती है, वो हम उससे शिकार हो रहे होते हैं। अचानक देखे ना बलूचिस्तान में जो लार्जली हमारी जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो तो एरिड रीजन डिक्लेयर हुआ है ना। एरिड रीजन में आपकी 5 इंच या इस तरह आपकी सालाना बारिश है, उसमें एक दिन में अगर 600-700 मिलीमीटर बारिश हो रही है तो वो किसी मुल्क में भी होगी तो वो पाकिस्तान की तरह उतना ही सफर होगा। लेकिन जो मैं उस वक्त एक बात शुरू की थी जब आपने ये रिकॉर्डिंग रोकी, वो ये थी कि जब हम अप कंट्री में देखते हैं ना, हमारे पाकिस्तान का अभी जैसे फाद साहब ने भी फरमाया कि 1600 मीटर का एरियल डिस्टेंस अगर आप ले केटू की चोटी से कराची के साहिल तक, तो ये 1600 किलोमीटर का एक सीधा सीधा ट्रांजैक्ट बनता है और इसमें 8800 मीटर से आप सीधे सीधे सी लेवल पर आ जाते हैं। यानी आप जो ग्रेडियंट है वो देखें कि कितना ज्यादा है, तो पानी का फ्लो और रिवर जो नेटवर्क है वो हमारा पानी किधर ले जाता है। एक दूसरा, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस से कवर्ड है, तो उनके जो यूं समझ लें कि ईस्टर्न स्लोप्स हैं उनके, वेस्टर्न स्लोप जाहिर है कि वो अफगानिस्तान में शेड करता है पानी, ईस्टर्न स्लोप्स जो है वो उनका आपने देखा कि रहीम यार खान में और उसके साथ जो रुझान वगैरह का एरिया है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में डियाई खान बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और वो वैसे ही दरिया के किनारे पड़ा है। उनको तो रिवर जो जिसको हम रिवर फ्लडिंग कहते हैं ना, उसका वो यानी अफेक्ट होता है। लेकिन इस दफ़ा रिवर अपनी जगह बह रहा था, देयर वाज नॉट मच वाटर इन इट, उसने कोई इनंडेट नहीं किया। लेकिन जो सुलेमान से जो निकलने वाले रेंजेस से जो निकलने वाले टॉरेंट्स थे, उन्होंने, आप यकीन करें, टांक जो शहर है उसको बिल्कुल ग्राउंड के साथ
ये कच्चे घर बिल्कुल बनाते हैं ऐसा ही है, ये लोग, बेसिकली हिल टॉरेंट से जिनकी वजह से हिल जो है वो ये हिल टॉरेंट हिल की वजह से। टॉरेंट। लेकिन अच्छा, उसके साथ ये भी देखें कि जिस वक्त ये हो रहा था तो क्या हमारा जो सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री था, क्या वो प्रिपेयर थे कि ये पानी का लाना है हमारे ऊपर? नहीं थे। ना नहीं जी बिल्कुल। मैं जरा अब चाहूंगा कंक्लूजन की तरफ जाएं फाज साहब, और एक चीज और मैं जरा चाहूंगा उसको आप एड्रेस करें। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हैं, बट ब्रीफली अगर आप इसको टच अपॉन कर दें। एक हमारी ग्लेशियर मेल्टिंग पर जो बात हो रही है, इस पे भी हमारे सेंटर ने भी कुछ काम किया है कि हमें अभी वक्त आ गया है कि हमें एक ग्लेशियल पॉलिसी भी जो है वो लानी चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर ग्लेशियर्स, जिस तरह दुनिया के कुछ मुल्कों ने जो है वो किया है। और दूसरा, अब ये हमें ऊपर नीचे ये नेचुरल कैटास्ट्रोफीज जिनका सामना है, आप पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिए अगला बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच साहब, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया है कि ऑफ कोर्स ग्लेशियर जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है। और साइंटिफिकली जी ये मैंने जिक्र किया था, जो मेडिटेरेनियन से हमारी जो विंटर प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है नॉर्दर्न एरियाज में, और जो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ग्लेशियर एज वेल। ठीक है, जो ग्लेशियर का मास बैलेंस ना, अब हम देख रहे हैं ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट कर रहे हैं, और वो मेल्टिंग सिर्फ ग्लेशियर की वो ग्रेजुअल मेल्टिंग नहीं है, उसके साथ ग्लोफ भी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं। पीएमडी से जी मैंने पूछा था, बायलैटरल एक डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा था इस साल हमारे 50 इवेंट हुए हैं ग्लोफ के, छोटे छोटे बड़े। एक बड़ा इवेंट हुआ था जिसने वो ड्यूरिंग द हीट वेव, जिसने वो जो नॉर्दर्न एरियाज में वो जो एक ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस साल ऑलरेडी 50 इवेंट हो चुके हैं, छोटे बड़े, ज्यादातर छोटे जो रिकॉर्ड नहीं हुए। तो वो ग्लेशियर की जी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है इसमें, ये कि वंस दे ऑल गेट मेल्टेड जी, यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम ग्लेशियर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर अगर हम टेम्परेचर कर्टेल नहीं करेंगे। तो इसीलिए जी मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टेम्परेचर नहीं कर सकता जी, यानी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनीथिंग बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ डेथ सेंटेंस फॉर मैनी पुअर पीपल इन पाकिस्तान। तो ये जी एक चीज हमें कंसिडर करनी चाहिए, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, इट शुड हैव अ वॉइस। हमें प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद विटनेस करता हूँ, और जी ऑनेस्टली इफ आई मे उसमें ये है कि जी एक जो इम्पैक्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के, वो जी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं अगर आपके पास वल्नरेबल पॉपुलेशन हो, पुअर पीपल हो, आपके घर मजबूत ना बने। ठीक है जी, ये इम्पैक्ट्स के लिए जो ये आपके पास हैजर्ड आते हैं, यानी ये हैजर्ड इनके लिए टर्म यूज होती है कि आपके पास फ्लडिंग आ गई, हीट वेव आ गई, ग्लोफ हो गई, हैजर्ड्स। लेकिन इम्पैक्ट्स को इंटेंसिफाई करने के लिए आपकी जो वल्नरेबिलिटी है पॉपुलेशन की, ये बहुत मैटर करती है। और उसमें और भी फैक्टर, गवर्नेंस आपकी आ जाती है, ये भी एक वल्नरेबिलिटी इंक्रीज करने की, जो हमने बात कर ली। हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एनडीएम है, पीडीएम है, डीडीएम है, लोकल लेवल पे हमारी क्या आती है, ये सारी वल्नरेबिलिटी है। कच्चे घर होंगे जी वो तबाह हो जाएंगे, मजबूत घर होंगे वो सस्टेन कर लेंगे। किस जगह क्या बनाना है, अगर आप दरिया के रास्ते में कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, आई मीन यू डोंट नीड एन आइंस्टाइन के आपको आके बताया कि भाई दरिया पे नहीं करना। यू कैन नॉट यू इंटेंगल विद द राथ ऑफ द नेचर, कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। यूएस में भी जी आते हैं तो वो भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रिजिलियंट इकोनॉमीज हैं, वो बेटर प्रिपेयर्ड हैं, वो उसे फाइट बैक कर जाते हैं। अभी पिछले साल बर्लिन में सैलाब आया था, मैं बर्लिन में था उस वक्त, तो उन्होंने आई मीन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज इट्स अ न्यू डे, वो दे गॉट अलोंग विद देयर लाइव्स। तो यहाँ पे हमारा जो, क्योंकि वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉवर्टी है यहाँ पे, तो इस वजह से जो है वो हमारे ये इंटेंसिफाई होते हैं। और हमारे साहब जस्ट लास्ट चीज ये है कि अभी फ्लडिंग खत्म हो जाएगी, मीडिया भूल जाएगा, तो हमें एक ये भी चक्कर ये करना चाहिए कि हमें इस इशू को जो है ना वो हमेशा, मेरे ख्याल है, हमें जिंदा रखना चाहिए। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट
रोल प्ले करता है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, इसको बैक बर्नर पे हमें नहीं डालना चाहिए इस इशू को, और कंटिन्यूसली हमें जो इसको अपनी डिबेट का हिस्सा आई थिंक बनाते रहना। very rightly said, very rightly. जी अब डॉक्टर शफीक साहब, आई थिंक बस वी विल कंक्लूड दिस, बट ये अगर आप 1 or 2 लाइंस अगला क्लाइमेट चैलेंज पाकिस्तान के लिए क्या है वो जरा बता दें आपकी नजर में। क्लाइमेट चैलेंज तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें ये फ्लड्स ही से ज़्यादा मसला है, इसलिए कि हम पाकिस्तान में जब से देख रहे हैं, जब ईस्ट पाकिस्तान होता था उस ज़माने में जब सैलाब आते थे तो हम सारे देखते थे कि वो बंगाल में हो रहा है। जब वो अलग हो गया तो फिर उसके फ़ौरन बाद से फिर पाकिस्तान में आने शुरू हो गए, और हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि फ्लड्स हमारे जो है वो बार बार आ रहे हैं, और कभी लोकलाइज्ड होते हैं तो वो किसी एक लोकल कम्युनिटी को डैमेज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जाते हैं। देखिए हमारा मसला ये है, फाद साहब ने इशारा भी किया इस तरफ, कि आप एक ऐसी इकोनॉमी है कि जो मुश्किल अपनी कमर सीधी करके कहीं खड़े हो सकते हैं, तो आपकी जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही होती हैं वो डेवलपमेंट स्कीम्स के नतीजे में आप ब्रिजेस, रोड्स ये वो बनाते हैं, और फिर उसके बाद एक सैलाब आता है वो सारा कुछ अपने साथ ले जाता है, और आपने वो सारा कुछ अगर दोबारा करना है तो उस पर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और लोगों को इनकन्वीनियंस भी होगी। तो हमारी प्लानिंग सरेदस्त, तो इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में अगले 2 साल कम से कम मेरा ख्याल है हमें अपना PhD प्रोग्राम और जो प्रोविंशियल ADP स्कीमें हैं उनमें से काफ़ी सारी कटौती करके और हमने इस तरफ डाइवर्ट करना होगा, इसलिए क्योंकि बेइंतहा किस्म का लॉस है और इसको इतनी जल्दी ठीक करना जाहिर है कि सबके लिए मुश्किल होगा। तो एक तो हमें फौरी तौर से ये करना है, और दूसरा ये करना है कि ये जो हमारा नेटवर्क है इसका, जिनका भी जिक्र हुआ, DDMA तक के ये लेवल की चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना होगा, इनको इक्विप करना होगा प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और इनके पास एक फोर्स होनी चाहिए कि जिसको ये फौरी तौर से कर सके मोबिलाइज, वरना हम अभी ऐसे ही ख़राब होते जाएंगे देर तक। तो हमारी मिनिस्ट्री को बड़ा लीड लेना है। और फाद साहब ने एक और बात भी की कि जब ये मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनली, कॉन्फ्रेंसेस पार्टीज होती हैं दूसरी, तो हम तो यही देखते हैं ना कि हमारे मिनिस्टर साहिबान चले जाते हैं कभी कभी को, ना हमारे मिनिस्टर्स टेक्नोसेंट्रिक हैं, टेक्निकल नॉलेज है उनकी, ना हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इतने इसमें अथॉरिटी रखते हैं। सो बेसिकली केस आर्गू करने के लिए आपको एक्टिविस्ट या ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इस सेंस में टेक्निकल नॉलेज रखते हो कि वो अपना केस बना के प्रेजेंट कर सकें। इसको थोड़ा सा देखना है कि हम ठीक हो जाए। Thank you, sir. Thank you so much, Dr. Saab, for your time and for joining us here in the webinar. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.